हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा पुनः एक बार फिर अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस से एम.एच. अब्राहम बुक के माध्यम से लिटरेरी टर्म्स पार्ट 3 लेकर आया हूं। आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में स्वागत है। आइए दोस्तों चालू करते हैं पार्ट 3 एम.एच. अब्राहम लिटरेरी टर्म्स। दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम एस्थेटिक आइडियोलॉजी की चर्चा कर रहे थे और एस्थेटिक आइडियोलॉजी के विषय में जानकारी दी थी। कुछ पॉइंट शेष थे, उन पॉइंटों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट बचता है द मोमेंट, यानी जो एस्थेटिक मोमेंट था, दिस मोमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑथर्स लाइक। ये मोमेंट जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ, यानी इस मोमेंट से जो ऑथर प्रभावित थे वो थे डब्ल्यू बी यीट्स, टी एस इलियट और टी ह्यूल्म। ये पूछा जा सकता है कि विच ऑथर्स आर इन्फ्लुएंस्ड द एस्थेटिक मोमेंट। तो वी आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट डब्ल्यू बी यीट्स, टी एस इलियट एंड टी ह्यूल्म। तो दोस्तों इस मोमेंट से जो प्रभावित राइटर थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, वो डब्ल्यू बी यीट्स थे, टी एस इलियट थे और टी ह्यूल्म थे। आइए दोस्तों इसी मोमेंट में अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। मेजर प्रैक्टिशनर्स ऑफ दिस मोमेंट। इस मोमेंट के मेजर प्रैक्टिशनर कौन कौन थे, तो उन राइटर्स की हम चर्चा करते तो इसमें थे एसी स्विनबर्नी, ऑस्कर वाइल्ड, लाइनोल जॉनसन और आर्थर सीमंस। कौन कौन से थे दोस्तों? एसी स्विनबर्नी, ऑस्कर वाइल्ड, लाइनोल जॉनसन और आर्थर सीमंस। तो हमने 2 पॉइंट और दोस्तों सीखे एस्थेटिक मोमेंट में। पहला पॉइंट को हमने सीखा एक्स्ट्रा कि इस मोमेंट से जो राइटर इन्फ्लुएंस थे उनके नाम क्या क्या हैं। डब्ल्यू बी यीट्स थे, टी एस इलियट थे और टी ह्यूल्म थे। और हु वाज द मेजर प्रैक्टिशनर्स ऑफ दिस मोमेंट। इस मोमेंट के मेजर प्रैक्टिशनर कौन थे? तो एसी स्विनबर्नी, ऑस्कर वाइल्ड, लाइनोल जॉनसन और आर्थर सीमंस। तो एस्थेटिक मोमेंट के जो एग्ज़ाम पॉइंट थे दोस्तों, उनको हमने बिंदुओं के माध्यम से चर्चा की और इसी क्रम में हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं, अफेक्टिव फैलेसी। क्या है दोस्तों? अफेक्टिव फैलेसी। हमने लाइन टू लाइन एम.एच. अब्राहम को लिया है। इसमें किसी भी प्रकार की मतलब अनएथेंटिसिटी नहीं मिलेगी। एथेंटिसिटी से ही हम बात कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में सीधे पॉइंट ही आते हैं। तो अफेक्टिव फैलेसी की दोस्तों चर्चा करते हैं। फैलेसी का मतलब क्या होता है? फेक। तो अफेक्टिव फैलेसी ऐसा जो मतलब किसी राइटर के द्वारा जो चीज़ बताई जाए और रीडर उसको पढ़े तो रीडर का प्रभाव उसके ऊपर गलत पड़े, रीडर गलत उस सूचना को प्रेषित कर दे, वो क्या होती है? अफेक्टिव फैलेसी। तो आइए हम देखते हैं अफेक्टिव फैलेसी को। इट इज़ एन एरर ऑफ जजिंग अ पोएम। इट इज़ एन एरर ऑफ जजिंग ए पोएम बाय इट्स इमोशनल इफ़ेक्ट्स ऑन द रीडर्स। जो दोस्तों अभी मैंने हिंदी में बात बताई थी वही अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। इट इज़ एन एरर ऑफ जजिंग अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफ़ेक्ट्स ऑन द रीडर्स। यानी रीडर पे जो राइटर की पोएम है उसको पढ़ने के बाद जब वो जज करता है, निर्णय करता है, तो उसका इफेक्ट कैसा पड़ता है? गलत पड़ता है, यानी गलत चीज़ों को समझ जाता है। दैट इज़ अफेक्टिव फैलेसी।
नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं। इट वाज क्वाइंड बाय W.K. विमसेट एंड मोनरे मोनरे सी ब्रियोट्सले। इसको जो क्वाइंड करने वाले थे कौन कौन थे? W.K. विमसेट एंड मोनरे सी ब्रियोट्सले इन 1946। कब इसको क्वाइन किया गया था? 1946 में। इन द अफेक्टिव फैलेसी, इन द अफेक्टिव फैलेसी एक वर्क था द अफेक्टिव फैलेसी, उसमें इस टर्म को क्वाइन किया था। कौन थे वो? W.K. विमसेट एंड मोनरे सी ब्रियोट्सले। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। इट वॉज सॉरी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट की चर्चा हम करते हैं। इट वॉज ए रिएक्शन अगेंस्ट I.A. रिचर्ड्स। ये जो टर्म था ये क्या था? इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट, ये रिएक्शन था अगेंस्ट I.A. रिचर्ड्स के और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। I.A. रिचर्ड्स का जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म था जो कि 1923 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1923 में। क्या आया था? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो किसका था? I.A. रिचर्ड्स का। तो ये इसके अगेंस्ट था। कौन? अफेक्टिव फैलेसी। तो एग्जाम पॉइंट जो बन रहे थे हमने दोस्तों अफेक्टिव फैलेसी में चर्चा की। एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ। इस टर्म को क्वाइंट करने वाले कौन थे? W.K. विमसेट और मोनरे सी ब्रियोट्सले। ये टर्म 1946 में इनकी एक बुक थी द अफेक्टिव फैलेसी, उसमें ये टर्म आया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको चर्चा में बताया कि इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट। ये रिएक्शन अगेंस्ट था I.A. रिचर्ड्स का एक वर्क था प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि 1923 में आया। दोस्तों इसी क्रम में हम अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। एलिनेशन अफेक्ट। क्या है दोस्तों? एलिनेशन अफेक्ट। इसके बिंदुओं की चर्चा हम करते हैं। दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय जर्मन ड्रामेटिस्ट। इस टर्म को क्वाइंड करने वाले एक जर्मन नाटककार थे, ड्रामेटिस्ट थे। उनका नाम क्या था? बर्टोल्ट ब्रेच। क्या था? बर्टोल्ट ब्रेच। तो एलिनेशन इफेक्ट को टर्म को क्वाइन करने वाले एक जर्मन ड्रामेटिस्ट जिनका नाम था बर्टोल्ट ब्रेच। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। जर्मन ड्रामेटिस्ट एडॉप्टेड रशियन फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट। जो जर्मन ड्रामेटिस्ट थे इन्होंने एक रशियन फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट को लाया था। वो क्या था? डीफेमलराइजेशन। दोस्तों क्या था? डीफेमलराइजेशन। क्या था? डीफेमलाइजेशन। तो एक जर्मन जो ड्रामेटिस्ट थे इन्होंने अडॉप्ट किया था रशियन फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि क्या था? रशियन फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? डीफेमलराइजेशन। द जर्मन टर्म, अब जर्मन भाषा में इस टर्म को, जर्मन टर्म में इसको क्या कहा, क्या नाम दिया गया एलिनेशन इफेक्ट को? वर्फंगडंग्स इफेक्ट। क्या बोला गया? वर्फंगडंग इफेक्ट इसको बोला गया। और इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? वी इफेक्ट। दोस्तों क्या बोलते हैं? वी इफेक्ट। वर्फंगडंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? वी इफेक्ट। इज ट्रांसलेटेड एज, इसी को ट्रांसलेट किया गया एलिनेशन इफेक्ट में। किस इफेक्ट में ट्रांसलेट किया गया? एलिनेशन इफेक्ट में दोस्तों। अब इसी क्रम में हम अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं।
इट वाज आल्सो नोन एज स्ट्रैंगमेंट इफेक्ट और डिस्टेंसिंग इफेक्ट। इसको और किस नाम से हम जानते हैं? स्ट्रैंगमेंट इफेक्ट अथवा डिस्टेंसिंग इफेक्ट। तो ये अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार से हम दोस्तों एलिनेशन इफेक्ट को डिफैमिलियराइजेशन भी कहते हैं। जर्मन टर्म में इसको हम वरफंगडंस इफेक्ट या वी इफेक्ट कहते हैं, और इसका जो ट्रांसलेशन किया गया था उसी का नाम था क्या? एलिनेशन इफेक्ट। तो इसके कितने नाम हुए, कितने नामों से जाना गया? स्ट्रैंगमेंट इफेक्ट, डिस्टेंसिंग इफेक्ट, डिफैमिलियराइजेशन और वरफंगडंस इफेक्ट। इतने नामों से एलिनेशन इफेक्ट को दोस्तों जाना जाता है। आइए हम अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। अगला टाइटल है, टॉपिक है एपिक थिएटर। एपिक थिएटर क्या होता है? इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू बर्टोल्ट ब्रेच। ये जो एपिक थिएटर टर्म था ये भी बर्टोल्ट ब्रेच से रिलेटेड था। तो इसमें इतना ही पूछा जा सकता है एपिक थिएटर से रिलेटेड कौन से राइटर थे, या इसको कौन इजाद करने वाले थे? तो इसको भी कौन थे? बर्टोल्ट ब्रेच। आइए दोस्तों हम अगले टर्म की चर्चा करते हैं। एलेग्री, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर एग्जाम। एलेग्री, एलेग्री क्या होती है? दोस्तों हिंदी में इसको हम कहें रूपक कथा। क्या होती है एलेग्री? रूपक कथा। देखिए इसके बिंदुओं को हम देखते हैं। द टर्म एलेग्री डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एल्गोरिया। जो एलेग्री टर्म है ये किससे डिराइव किया गया है? ये ग्रीक भाषा का टर्म है जो कि किससे आया है? एल्गोरिया से आया है। किससे आया दोस्तों? एल्गोरिया से। जिसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स, इसका तात्पर्य होता है स्पीकिंग। इसका तात्पर्य दोस्तों क्या होता है? स्पीकिंग अदरवाइज। क्या मतलब होता है एल्गोरिया का? स्पीकिंग अदरवाइज। ओके, स्पीकिंग अदरवाइज का मीन समझे कि मतलब जो कहा जाए उसमें एक हिडन मीनिंग हो, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दो की बात की जाए। आगे देखते हैं एलेग्री। एलेग्री इज नैरेटिव। एलेग्री इज ए नैरेटिव। एलेग्री एक क्या होती है? नैरेटिव होती है। वेदर इन प्रोज आर वर्स। ये प्रोज में भी हो सकती है और वर्स में भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब एलेग्री इज ए नरेटिव वेदर इन प्रोज आर वर्स। एक पॉइंट ये हुआ। इसी क्रम में हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं दोस्तों। एलेग्री डिफाइंड बाय मिल्टन। एलेग्री किसके द्वारा डिफाइंड की गई? बाय मिल्टन। वेयर मोर इज मीन्ट देन मीट्स द एयर। क्या कहा उन्होंने? जो मिल्टन ने इसको डिफाइन किया था एलेग्री को, तो क्या कहा था? वेयर मोर इज मीन्ट देन मीट्स द ईयर। ये मिल्टन महोदय ने कहा था। आइए अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ एलेग्री बाई जॉन बनायन। द पिलग्रिम प्रोग्रेस जो 1678 में वर्क आया था, ये एक प्राइम एग्जाम्पल है किसका? एलेग्री का। किसका है एग्जाम्पल? एलेग्री का। और किसके द्वारा लिखी गई थी ये? जॉन बनायन के द्वारा। इसके और अन्य एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं, हम चर्चा करते हैं। दांते की डिवाइन कॉमेडी है। चासर की हाउस ऑफ फेम है। विलियम लैंगलैंड्स का पायर्स द प्लाउमैन है। मोरालिटी प्ले के रूप में
एवरीमैन है, इसके राइटर जो है अननोन है। और गुलीम डी लोरिस, रोमन डिला रोज, इनका वर्क क्या था? गुलीम डिलोरिस का वर्क था रोमन डिला रोज। ये महत्वपूर्ण है, पॉइंट पूछा जा सकता है कि रोमन डिला रोज ये क्या है। तो गुलीम डी लोरिस का ये वर्क है, ये भी एलेग्री है। इसी क्रम में हम अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, सेंट्रल डिवाइस ऑफ एलेग्री। एलेग्री की सेंट्रल डिवाइस क्या होती है? तो द पर्सोनिफिकेशन, यानी द सेंट्रल डिवाइस ऑफ एलेग्री इज पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों, आज हमने पार्ट 3 के माध्यम से लिटरेरी टर्म में अफेक्टिव फैल्सी, एलिनेशन इफेक्ट और एलेग्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की। हम अगले लिटरेरी टर्म्स के अगले पार्ट में जो एलेग्री के शेष पॉइंट हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।